जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में साथियों हम डिस्कस करेंगे एसएसटी आपका जो सामाजिक विज्ञान होता है सीटेट पेपर 2 के लिए, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपका जो सीटेट दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका पेपर है भई ये उसका पार्ट सेकंड है। देखिए, आप इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 30-30 क्वेश्चन 2 पार्ट में कराते हैं। तो आपके पहले 30 क्वेश्चन हमने 31 से 60 तक पार्ट 1 में करा चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पार्ट 2 डिस्कस करेंगे भाई 60 से लेकर के आपके 90 तक ये 30 क्वेश्चन। तो चलिए भाई देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हों साथी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 61, कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या है भाई आपका? कथन ए, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू के से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। बी, कथन बी, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। अब देखिए भाई यहाँ पर कथन ए और कथन बी दिए हैं आपको। तो कथन ए क्या कह रहा है कि योगात्मक आकलन जो होता है आपका समेटिव असेसमेंट जो होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ये आपका योगात्मक आकलन नहीं करता, ये आपका फॉर्मेटिव आकलन करता है। यानी कि आपका जो आपका वो होता है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो करता है। रचनात्मक आकलन करता है आपका इसको। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट कथन है गलत है। ठीक है। कथन भी क्या है? रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। देखिए यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया। ये भी स्टेटमेंट गलत है कि रचनात्मक आकलन, अभी बताया भाई कथन ए में आपका जो है ना प्रक्रिया, उसमें रचनात्मक आकलन होगा, और कथन बी में जो प्रक्रिया है इसमें आपका समेटिव होगा कि पाठ्यक्रम के अंत में जो होता है आपका वो समेटिव होता है, यानी योगात्मक आकलन होता है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 क्या है भाई? 62 देखिए बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए 62 पढ़ते हैं भाई, यहाँ पर लिख देते हैं भाई। इसका क्वेश्चन नंबर 62 है ये। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? इनमें से आपका कौन सा प्रश्न ऐसा है जो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे? ऑप्शन आपका ए, वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। बी, अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। सी, ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेदभाव भेद कीजिए। या डी, हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या ऑप्शन नंबर ई, मुगल प्रशासन में जमींदारी की भूमिका क्या थी? अब देखिए आपके पास ए बी सी डी आपके 5 स्टेटमेंट है। अब इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे। विकल्प में आपके पहला विकल्प है केवल बी, सी, डी और ई। दूसरा केवल ए और बी। तीसरा केवल बी और सी। चौथा केवल ए, बी, सी और डी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 62 का आपका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या केवल ए और बी। जो केवल एक आपका है स्टेटमेंट और बी है, ये आपके दोनों ऐसे हैं कि जो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए भाई। देखिए, खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। जो खेतीहर मजदूर थे उनको जो मजदूरी मिलती थी कम मिलती थी, तो उनके कारण का चुनाव करना है। पहला, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। दूसरा, वे कुशल नहीं होते। तीसरा, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। चौथा, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीनें नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा 63 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या भाई? कि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको कम मजदूरी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही है 63 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए भाई। देखिए 64, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। भाई छात्रों के लिए जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की गतिविधियां हैं उनको और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन आपका पहला, व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। दूसरा, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। तीसरा, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से। चौथा, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा 64 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 64 का आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए भाई 65 आपका मैच का है। 65 नंबर, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प चुनाव करें। तो ए और बी में 2 दिए गए हैं भाई। ए में ए बी सी,
डी। और इधर 1 2 3 4 आपका ए में क्या है, विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट और सारणीकरण चार्ट। बी में है एक प्रक्रिया के चरण, तालिका के रूप में डेटा, ऐतिहासिक विकास और कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। और आपके यहाँ पर 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए 65 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यानी कि ए का आपका तीसरा जाएगा कि विवरण चार्ट क्या होता है, एक ऐतिहासिक विकास के लिए यूज होता है। दूसरा बी का आपका जाएगा चौथा, संबंध चार्ट आपका होता है कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। भैया तो आप संबंध से समझ जाइए, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है आपका सी का आपका जाएगा पहला भाई, एक प्रक्रिया का चरण होता है। और सारणीकरण जो चार्ट होता है एक तालिका के रूप में डेटा होता है। तो डी का आपका दूसरे नंबर के साथ मैच होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही होता है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका 65 का। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 66 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 66, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। भाई जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है वो क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए, अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका नगरपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तीसरा, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। या चौथा, न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का आदेश दे सकती है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका जो 66 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि क्या, कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपकी देखिए सरकार चलाने के 3 अंग होते हैं भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून वगैरह बनाती है, ठीक है। कार्यपालिका का आपके उन कानूनों को लागू करती है, उनका काम काज देखती है। और न्यायपालिका आपका न्याय वगैरह का काम देखती है, जो आपके कोर्ट वगैरह होते हैं न्यायपालिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 66 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िए भाई। 67 क्या कह रहा है आपसे, 67 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये आपका 67 है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए, सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। बी, सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखों पर विचार किया जाता है। ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। डी, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है। अब देखिए ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन आपका केवल ए और बी, दूसरा केवल ए और सी, तीसरा केवल सी और डी, चौथा केवल ए, बी और सी। तो साथियों 67 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा भाई, केवल ए और सी, केवल आपका ए स्टेटमेंट और ए सी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। तो 67 का आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए भाई। 68 क्या है आपका, देखिए 68 क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है। भाई शिक्षक ने क्या करा कि जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन दिए, खुले राय वाले क्वेश्चन को दिया है उसने। तो इस नीति के माध्यम से शिक्षक किस छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है। ऑप्शन आपका पहला, केवल लेखन कौशल, दूसरा अंतःवैयक्तिक कौशल, तीसरा तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, चौथा अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुत कौशल। तो साथियों यहाँ पर आपका देखिए विकल्प है, पहला विकल्प है केवल बी, सी और डी, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा केवल सी और डी, चौथा केवल ए, बी और सी। तो देखिए 68 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 केवल सी और डी। देखिए केवल सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि वो कौशल जांचना है, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल बच्चे का कैसा है और अनुप्रयोगात्मक शैली और प्रस्तुत करने की शैली उनकी किस प्रकार की है, उनका कौशल किस प्रकार का है वो जांचना चाहता है शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। 68 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए भाई। 69 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया। बताइए भैया, RT से क्वेश्चन है आपका, RT 2009 से। देखिए RT आपको पढ़ना है तो इसकी हमने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या है आपका, ए भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, बी परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, सी विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, या डी परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं।
अब विकल्प में आपके भाई ABCD आपके 4 कथन थे। इसके बाद आपके विकल्प हैं। विकल्प पहला है आपका केवल A और C, दूसरा केवल A, B और C, तीसरा केवल A, C और D, चौथा केवल A और B। तो देखिए भाई 69 का आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कौन सा? केवल A और C। तो आपका केवल A और C जो स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पर सही है कि विचार किया गया है RT 2009 के मूल्यांकन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, 69 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का क्वेश्चन है भाई आपका। देखिए, कथन A और B को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है भाई। कथन ए क्या है? लोकतांत्रिक समाज में सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत आधार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उत्पन्न उपागम का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कथन ए और कथन बी है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन आपका ए गलत है लेकिन बी सही है, दूसरा ए और बी दोनों सही हैं, तीसरा ए और बी दोनों गलत हैं, चौथा ए सही है लेकिन बी गलत है। तो प्यारे साथियों, आपका 70 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर 2 सही कि ए और बी यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 क्या है भाई आपका क्वेश्चन नंबर? भारतीय संविधान निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन आपका पहला, सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के लिए नियम, दूसरा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, तीसरा बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है, चौथा धार्मिक संस्थानों की संरचना। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। 71 का आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भाई, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना है। तो भारतीय संविधान वही तो निर्धारित करता है भाई, एनसीएफ थोड़ी निर्धारित करता है, ये तो आपका शिक्षा विभाग करेगा। तो आपका जो भारतीय संविधान है वो निर्धारित करेगा कि बुनियादी कानून और नियम जो है जिनका सभी को पालन करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 71 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 पढ़िए भाई, क्या है? भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश डैश उपार्जित करना था। कि भाई जो भारत में पंचायती राज संस्थानें थी उनका उद्देश्य जो स्थापना करी गई थी उसका उद्देश्य किसको उपार्जित करना था? ऑप्शन ए, सहभागिता द्वारा शासन, दूसरा सांस्कृतिक एकरूपता समांगता, सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और डी आपका धार्मिक विविधता। अब सही विकल्प चयन करना है। पहला ऑप्शन है ए और सी, दूसरा ए और बी, तीसरा बी और सी, चौथा सी और डी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा 72 का आपका सही आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 1। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 1 ए और सी, यानी कि सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना उसका उपार्जित उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 72 का ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। 73 पढ़िए भाई। 73 क्या है? देखिए 73 में क्वेश्चन थोड़े इसमें बड़े आते हैं, लॉन्ग आते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? भाई इनमें से ऐसे कौन से विषय हैं जो मिडिल स्कूल के लिए अति उपयुक्त हैं? ए, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, बी, भारत का आर्थिक विकास, सी, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, या डी, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब विकल्प है आपका पहला ए, सी और डी, दूसरा ए और सी, तीसरा केवल ए और डी, चौथा केवल बी, सी और डी। तो साथियों 73 का जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल ए और सी। कि केवल ए और सी जो आपके इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, और सी आपका वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, ये जो आपके दोनों हैं ए और सी स्टेटमेंट, ये बिल्कुल अति आवश्यक है मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 73 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74। 74 देखिए भाई, 74 पढ़ते हैं। चलिए भाई, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? भाई एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक है तो वो विद्यार्थियों में किस प्रकार के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ए, पहला आपका अनुशासन के भाव का विकास करके, दूसरा स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, तीसरा विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, या चौथा कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। तो अब यहाँ पर आपका सही विकल्प का चयन करना है भाई। ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि सही कौन सा है। ठीक है भाई, चलिए पहला
तीसरा और चौथा, दूसरे में क्या है केवल 1 और 3, तीसरा केवल 1, 2 और 3, चौथा केवल 1, 2 और 4। तो देखिए भाई 74 का आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या कि केवल पहला, दूसरा और चौथा, केवल पहला, दूसरा और चौथा जो है आपका, ये फिल्म देखने के लिए नहीं कहना, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। पहला, दूसरा, चौथा यहाँ पर इन मूल्यों को विकसित कर सकता है एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 74 का ऑप्शन नंबर 4 सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने के लिए उपयुक्त हैं? भाई सामाजिक विज्ञान में जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे निपटने में इनमें से कौन सी चुनौतियां जो शिक्षण विधियां हैं वो उपयोगी रहेंगी, उपयुक्त रहेंगी? आपका ए है विशिष्ट से सामान्य तक, बी जटिल से सामान्य तक, सी ज्ञात से अज्ञात तक, या डी विश्लेषण से संश्लेषण तक। देखिए यहाँ पर ये शिक्षण विधियां हैं, ये आपकी जो पेडागोजी में वो पूछी जाती हैं भाई, ये आपका क्या नाम है सीडीपी में पूछ ली जाती हैं, सभी पेडा शिक्षा शास्त्र में यूज होती हैं शिक्षण विधियां। तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका 75 का नंबर था, है ना? सही विकल्प चुनना है आपको। ऑप्शन 1 ए बी और डी, दूसरा ए बी और सी, तीसरा बी सी और डी, चौथा ए सी और डी। तो प्यारे साथियों 75 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि ए, सी और डी। ए आपका विशिष्ट से सामान्य, सी ज्ञात से अज्ञात, और डी आपका विश्लेषण से संश्लेषण तक। ठीक है, तो ये 3 शिक्षण विधियां होनी चाहिए। जटिल से सामान्य बिल्कुल गलत हो जाएगी भाई, सामान्य से जटिल कर सकते हो आप, सरल से जटिल कर सकते हो। पहले जटिल चीजें बता दोगे बच्चों को तो वहां से जो प्रशिक्षण नीति आपकी शिक्षण है वो प्रभावी नहीं होगा, बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए भाई। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंदात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? जो सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण होता है उसमें द्वंदात्मक उपागम जो होता है उसका प्रयोग से क्या तात्पर्य होता है भाई? ऑप्शन है आपका पहला, विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना। दूसरा, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता प्रयोग करना। तीसरा, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना। चौथा, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई 76 का आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 कि ज्ञान के विषय की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 77। चलिए भाई 77 की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपका 77 क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 77, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? भाई इनमें से ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? ये है आपका, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? बी, क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? सी, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? डी, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? अब ABCD आपके पास 4 प्रश्न है, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है आपका केवल सी, दूसरा बी और सी, तीसरा केवल बी, चौथा ए, बी, सी और डी। तो देखिए भाई 77 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? बी और सी, केवल बी और सी जो एक क्वेश्चन है आपके कि क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? इसमें आप विचार करेगा बच्चा, है ना, अन्वेषणात्मक खोज करेगा, आलोचनात्मक प्रश्न है वो है होगा ये। और सी भी क्या है? उत्तरी मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास क्यों करती है, उनके कारणों को ढूंढेगा बच्चा, तो भी आलोचनात्मक प्रश्न और अन्वेषणात्मक खोज होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। चलिए भाई 78 क्या कह रहा है आपसे? देखिए, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तहरीज देते हैं क्योंकि? ऑप्शन आपका पहला, राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। दूसरा, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। तीसरा, इनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। या डी, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। अब सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आपका भाई देखिए, पहला विकल्प क्या है? ए और सी, दूसरा ए और बी, तीसरा बी और डी, चौथा सी और डी। तो साथियों 78 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 से होगा। कौन सा 3 से होगा? कि बी और डी जो है आपके, बी और डी स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पर सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं भाई। 79 क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए भाई। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो ऑप्शन है पहला, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। दूसरा, रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। तीसरा, अपराध के लिए सजा पाने के लिए। चौथा, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए। तो देखिए भाई, 79 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के बीच बिताए थे, उनके साथ बिताए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 आपका 80 नंबर का क्वेश्चन भाई। देखिए 80 नंबर देखते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर गलत कथन चूज करना आपको। गलत कथन, पहला, ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। दूसरा, ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तीसरा, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। या चौथा, ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का होता है। अब ग्राम सभा के सचिव के रूप में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत पूछा है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 80 का होगा ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या भाई, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है? नहीं होता है भाई, क्योंकि ग्राम सभा का व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता, नियुक्त होता है, वो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। 81 देखिए भाई, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत सी महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। भाई जो 19वीं शताब्दी थी उसके दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में ऐसा कौन सा धर्म था जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था। पहला इस्लाम, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, चौथा हिंदुत्व। तो साथियों 81 का जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या भाई, ईसाई धर्म। कौन सा, 81 का आपका 3 नंबर सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ईसाई धर्म। जो ईसाई धर्म था वो महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल। चलिए भाई चलते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन। निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए। तो कथन ए है, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। दूसरा, बी, 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है आपका, ना तो ए सही है और ना बी सही है। दूसरा, केवल ए सही है। तीसरा, केवल बी सही है। या चौथा, केवल ए और बी दोनों सही हैं। तो साथियों 82 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। केवल और केवल यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही है, बी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं भाई। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 83। चलिए, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पर 83 क्वेश्चन है भैया। तो सामाजिक विज्ञान में जो समालोचनात्मक सोच है वो महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? ऑप्शन ए, यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। बी, यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। सी, यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है। या डी, यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। या ऑप्शन नंबर ई है आपका, यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। अब देखिए ए बी सी डी ई आपके पास 5 कथन है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आपका केवल डी और ई, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा केवल ए बी सी और सी, चौथा ए बी सी और ई। तो देखिए 83 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल डी और ई। केवल डी और आपका ई जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 क्या कह रहा है अभी आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। भाई जो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी निर्धनता की प्रवृत्तियां और उनमें तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सबसे उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी। ऑप्शन ए, विचारावेश प्रक्रिया या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो बोलते हैं। दूसरा, क्षेत्र भ्रमण। तीसरा, वाद विवाद। या चौथा, द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण। तो देखिए भाई 84 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। क्या हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 85 नंबर देखिए, पढ़िए भाई। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तो इनमें से ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन को आंकेंगे।
ऑप्शन आपका ए, पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। बी, 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन स्थिति में छोड़ दिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। सी, जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या डी, 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो ABCD 4 कथन है, इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है आपका बी, सी और डी, दूसरा ए और बी, तीसरा केवल ए, बी और सी, चौथा केवल बी, सी और डी। तो देखिए भाई आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा ये आपका कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये आपका 85 नंबर का था। ठीक है साथियों, तो 85 नंबर का है भैया, यहाँ पर लिखना भूल गए तो ऐसे थोड़ी भूल चूक हो जाती है भाई, क्योंकि फिर जो सीरियल है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो 85 नंबर का क्वेश्चन था, तो 85 में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई? केवल ए और बी, केवल ए और केवल बी, ये जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, केवल ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है 85 का। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए भाई, क्या कह रहा है आपसे? 86, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके प्रत्येक जल के समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 ई उपागमों के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? पहला संलग्न करना, दूसरा अन्वेषण करना, तीसरा मूल्यांकन करना या चौथा विस्तार करना। भाई देखिए शिक्षिका जो है वो कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करती है और उसके बाद जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है उनको अलग-अलग, और फिर उसके बाद प्रत्येक समूह को, प्रत्येक ग्रुप को बुलाती है और जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। उसके बाद जो 5 ही उपागम होते हैं वो सबसे पहले कौन से उपागम का प्रयोग करेगी, ये पूछा आपसे। तो 1, 2, 3, 4 आपके पास 4 विकल्प हैं, तो इनमें से सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प आपका 86 का ऑप्शन नंबर 1, क्या भाई? संलग्न करना। क्या होगा भाई? संलग्न करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर, क्योंकि भाई पहले विद्यार्थियों को उसमें एंगेज करा जाएगा तभी आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, 86 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे? एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। कि भाई कोई टीचर है वो चाहती है कि जो बच्चे हैं उसके, वो जो ग्राम पंचायत के जैसे सरकारी निकायों के कामकाज होते हैं उनको समझें। वो निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? पहला पाठ्य पुस्तक, दूसरा अखबारी लेख, तीसरा अध्ययन यात्रा या डी चौथा जीवनी। तो देखिए 87 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा भाई ऑप्शन नंबर 3। क्या भाई? अध्ययन यात्रा। क्या होगा भाई? अध्ययन यात्रा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 87 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए भाई। एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। भाई कोई एक धारणा बनी हुई है कि विज्ञान पढ़ने के लिए, विज्ञान के लिए आपको एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं होती हैं। तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अज्ञानता, 2 रूढ़िबद्ध धारणा, तीसरा जातिवाद या चौथा निरक्षरता। तो यह दर्शाता है आपका रूढ़िबद्ध धारणा, क्योंकि ये रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 88 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए भाई। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? भाई आप क्षेत्रीय भ्रमण पर जा रहे हैं तो क्षेत्रीय भ्रमण के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों में किस कौशल को विकसित करना होगा? पहला तर्क कौशल, दूसरा विश्लेषण कौशल, तीसरा अवलोकन कौशल या चौथा प्रयोग कौशल। तो देखिए 89 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 की अवलोकन कौशल। क्या भाई? भाई क्षेत्र भ्रमण पर जा रहे हैं तो बच्चे अवलोकन करेंगे उसको, अब तो सबसे पहले आप उनको अवलोकन कौशल विकसित करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 90। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। भाई कोई रोहित टीचर है क्या, उसने पाया कि जो कोई उसके क्लास के बच्चे हैं वो मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद के लिए रोहित को क्या करना होगा कि भाई बच्चे इससे सक्षम बने, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला प्रायोगिक अनुसंधान, दूसरा केस अध्ययन, तीसरा अनुभाविक अनुसंधान या चौथा क्रियात्मक अनुसंधान। तो देखिए इसके लिए उसको करना चाहिए क्या भाई? क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा? क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 90 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसको क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, यानी एक्शन रिसर्च। ठीक है,
तो साथियों ये था आपका सीटेट का दिसंबर 2024 का जो पार्ट 2 था पेपर आप हमने 2 पार्टों में करा दिया है आपको। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि भई आपको जो भी आपको आंसर की बताई गई है, आंसर बताए गए हैं वो आपके ऑथेंटिक यानी फाइनल आंसर की से मैच करके बताए गए हैं। कोई भी आंसर आपके अपने मन से नहीं बताया गया अभी आपको, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और साथियों एक अपना प्यारा-सा कमेंट भी छोड़िएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।